हॉटलिस्ट हस्बैंड सभी आस्था के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आस्था ने 2-2 पराठे करके सबके लिए बनाए थे और एक ही झटके में वह सारे पराठे खत्म हो चुके थे। लास्ट में सिर्फ एक पराठा बच गया जिस पर ध्रुव की नजर थी। जल्दी जल्दी ध्रुव अपना पहला पराठा खत्म कर रहा था कि कहीं उस पराठे को कोई और ना ले ले। ध्रुव के साथ साथ बाकी चारों की नजर भी उस पराठे पर थी। जैसे ही सबने अपने हाथ का पराठा खत्म किया, सब में एक झटके से उस पराठे पर झपट पड़े और ध्रुव कहने लगा, देखो भाई मैंने कम खाया है, मुझे खाने दे दो, बहुत स्वाद है, मुझे खाना इस पराठे को। ऐसा कहकर ध्रुव पराठा खाना चाहता था, लेकिन आकाश ने भी पराठा पकड़ रखा था। साथ ही साथ सुमित और आहान भी उनके दोनों हाथों पर झपटे पड़े कि हमें भी ये पराठा खाना है। तभी अचानक दादाजी सख्त आवाज में बोले, ये क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो तुम? लोगों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतना बड़ा डॉक्टर और इतना बड़ा होटल का मालिक मौजूद है जो ऐसे बच्चों की तरह एक पराठे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा कहकर दादाजी ने उन्हें आंखें दिखाकर वो पराठा वापस एक प्लेट में रखवा दिया। तभी सबके सब सर झुकाकर अपनी चेयर बैठे रहे। तभी दादाजी ने मौका देखकर उस पराठे को उठा लिया, खुद खाना शुरू कर दिया। अब दादाजी को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर वो सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और दादाजी ने पराठा खाने के बाद एक लंबी डकार लेने लगे और जोरों से हंसने लगे। दादाजी को हंसते हुए देखकर बाकी सब भी हंसने लगे। आस्था भी मुस्कुराने लगी। फिर दादाजी कहने लगे, वाह वाकई बच्चा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर वाकई बहुत मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे अंदर से आत्मा भी तृप्त हो गई, वरना हम तो घर के खाने का स्वाद पूरी तरह से भूल चुके थे। ऐसा कहकर दादाजी ने जल्दी ही अपने हाथ में पड़े हुए एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आस्था की तरफ बढ़ा दिया। आस्था सोच रही थी वो अब क्या करें। तब दादाजी कहने लगे, बेटा रख लो, ये तुम्हारा शगुन है और शगुन के लिए मना नहीं करते। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था ने उनसे वो गिफ्ट बॉक्स ले ली थी। अरे भाभी, बॉक्स खोल कर देखो ना, आखिर दादाजी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। ऐसा कहकर ध्रुव आस्था को वो बॉक्स खोलने के लिए कहने लगा। आस्था ने उन सब के रिक्वेस्ट करने पर जल्दी बॉक्स खोल दी और जैसे ही उसने देखा कि उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लू रंग का डायमंड ब्रेसलेट था, जिसे देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल था। उसे देखकर लग रहा था कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तब आस्था कहने लगी, लेकिन दादाजी मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, ये तो काफी महंगा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराकर आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, हाँ बेटा, ये महंगा होगा लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। ऐसा कहकर दादाजी उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल गए। तभी ध्रुव, सुमित और आकाश, साथ ही आहान भी बेचारा सा मुंह लेकर आस्था के सामने आए और कहने लगे, सॉरी भाभी, हम तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से कोई शगुन देने की रस्म होती है और उसमें भाभी पहली बार खाना बनाती है तो उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं। लेकिन वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द आपका गिफ्ट दे दूंगा। ऐसा कहकर सब अलग अलग तरीके से आस्था से वादा करने लगे। आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन आप सब ने मुझे ऑलरेडी पहले ही अपना गिफ्ट दे चुके हैं, तो मुझे अब किसी और गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा तो चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कहने लगे, गिफ्ट? लेकिन भाभी, हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया है। आस्था मुस्कुराते हुए आहान के पास गई और कहने लगी, आहान जी में मुझे छोटा भाई मिला है, तो क्या ये गिफ्ट से कम है? और आकाश जी और सुमित जी के रूप में मुझे बड़े भाई और दोस्त मिले हैं, और ध्रुव जी, वो तो मेरे आइडियल है, मेरे गुरु है। सही मायने में कहा जाए तो बिना मांगे आप सब ने ऑलरेडी मुझे गिफ्ट दे चुके हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा वो सभी एक दूसरे को देखने लगे और हल्की सी उन सभी की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने प्यार और अपनापन उन्हें दिखाया था। तभी अचानक को ध्रुव को कुछ याद आया, ये सब चक्कर में तो भूल गया, मेरी आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्जरी है, मुझे अब निकलना होगा। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था और बाकी सब से विदा लेता हुआ वहां से निकल गया था
और तब आहान, सुमित और आकाश भी कहने लगे, हाँ भाभी, एक्चुअली मुझे भी होटल जाना होगा, मुझे वहाँ आज क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर सुमित आकाश भी वहाँ से निकल गया और सुमित भी अपने किसी बिजनेस डील का कहकर वहाँ से जाने लगा। कहीं ना कहीं वो सब लोग वहाँ से इसलिए निकल कर जाना चाहते थे क्योंकि आस्था के लिए वाकई वो सब किस गिफ्ट लेकर आना चाहते थे। आहान ने कहा कि उसे एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट पूरा करना है और वह वादा करता है कि वह शाम को जल्दी आ जाएगा, उसके बाद आकर वो आस्था के साथ ढेर सारे गप्पे हकेगा। ऐसा कहकर वो भी वहां से निकल चुका था। अब आस्था पूरे हॉल में अकेले खड़ी रह गई और हल्की से मुस्कुराकर वो भी अपने कमरे में आ गई। आस्था अपने कमरे में अकेले जाकर बैठ गई और सोचने लगी आखिरकार उसकी जिंदगी हुआ क्या। कुछ पल में उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। उसे इस शादी से नए रिश्ते मिले, अनजाने दोस्त और भाई मिले, लेकिन उसका क्या जिसकी वजह से उसे ये सब रिश्ते मिले हैं, उसका तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं अरमान के बारे में सोचकर आस्था खुद ब खुद ही डरने लगी और सोचने लगी कि अरमान जब प्रियंका दीदी का सच जानेगा का क्या वाकई उसे गोली मार देगा। आस्था को ये डर सताए जा रहा था। आस्था की नींद रात भर पूरी नहीं हुई थी। अब थोड़ी देर जैसे ही वह बेड पर लेटी तो उसकी आंख लग गई। नींद से जागने के बाद जैसे ही आस्था उठी तो फटाफट से उसने खुद को देखा और फिर उसने सोचा कि उसे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि उसने आज सुबह जल्दबाजी में नाश्ता बनाया था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर थोड़े थोड़े तेल के छिंटे, साथ ही साथ कुछ आटा वगैरह लगा हुआ था। तब उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर इस तरह से यहाँ रहेगी तो सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी अब सुमित, आकाश भाई सब आते ही होंगे और फिर उसे शाम के लिए खाने की भी तैयारी करनी होगी ना। तो यही सब सोचते हुए आस्था ने अपने नानी का दिए हुए कपड़े चेक किए और उनमें से उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर का सूट निकाल लिया और आस्था ने फ्रेश होकर वो सूट पहन लिया और हल्का सा लाइट मेकअप किया और एक बार फिर उसने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर को छुपा लिया क्योंकि आस्था की शादी भले ही जबरदस्ती हुई हो, लेकिन आस्था मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत और उसके महत्व अच्छी तरह से समझती थी। वेल आस्था जैसे ही थोड़ा सा फ्रेश होकर बाहर निकली तो आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी आस्था ने नोटिस किया कि पूरे गार्डन में इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हुआ था। कौन था गार्डन में? आखिर कैसी होगी अरमान व आस्था की पहली मुलाकात? जानने के लिए बने रहिए हॉटलिस्ट हस्बैंड के अगले एपिसोड में। आस्था को शाम का वक्त बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना सा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और तभी आस्था ने नोटिस किया कि गार्डन से बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही है। आस्था का दिल किया कि वो थोड़ी देर के लिए वो गार्डन में चली जाए और वहां पर थोड़ा सा टहले, क्योंकि उसे गार्डन की ठंडी हवाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो इसलिए आस्था बिना कुछ सोचे समझे जल्दी ही गार्डन की ओर जाने लगी। वही गार्डन में एक शख्स बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में अपने हाथ में कुछ दवाई लिए पौधों में दवाई छिड़क रहा था। आस्था जैसे ही गार्डन में गई और उसने इस तरह से एक शख्स को पौधों में कुछ दवाई छिड़कते हुए देखा तो वह हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि ये आदमी कौन है और इस तरह से ये पौधे के साथ क्या छेड़खानी क्यों रहा है, और कहीं ये सारे पौधे तो काटने नहीं वाला है। वो आदमी हाथ में कैंची लेकर पौधे काट रहा था। अब जैसे ही आस्था ने ये देखा वो घबरा गई और जल्दी से उसने आगे बढ़कर तुरंत उस शख्स हाथ पकड़ लिया था। अब वो शख्स हैरानी से आस्था की ओर अपने गहरी काली आंखों से देखने लगा और आस्था भी उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल को तो आस्था थोड़ी सी डर भी गई थी, क्योंकि उसके सामने एक लंबा चौड़ा मजबूत मर्द खड़ा हुआ था। लेकिन इस तरह से पौधों को कैंची से बड़ी आसानी से काटता हुआ देखकर आस्था को अजीब लगा, तो इसीलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से से उसकी ओर देखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से पौधे काटकर उन्हें खत्म नहीं कर सकते हो, ये गलत है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा उस आदमी के चेहरे पर बल पड़ गए। तब आस्था उसे कहने लगी, मुझे इस तरह से गुस्से से क्यों घूर रहे हो? तुम जानते हो इस घर में एक बंदूक वाला मोन्स्टर रहता है जो बात बात पर बंदूक चला देता है। अगर उसने तुम्हें इस तरह से उसके गार्डन के फूलों को काटते हुए देख लिया तो वो मार मार कर तुम्हारा कीमा बना देगा, समझे तुम? अब जैसे ही अरमान ने अपने सामने खड़ी हुई दुबली पतली सी लड़की की इस तरह की बातें सुनी वह हैरान हो गया
और सोचने लगा कि उसी के घर में उससे ऊंची आवाज में इस तरह से बात करने वाली लड़की आखिरकार है कौन। फ्लैशबैक। अरमान जैसे ही अपनी मीटिंग के लिए पेरिस जाने के लिए निकला तो उसे मौसम खराब होने की वजह से उसके प्राइवेट जेट को वापस लैंड करना पड़ा था। तो अरमान ने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर ली थी और पूरे 1 हफ्ते बाद की अपनी मीटिंग रखी थी। अब जैसे ही ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद अरमान जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया। जैसे ही वो घर आया तो उसकी नज़र अपने एक सूखे पौधों पर पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाने का, साथ ही साथ उन पौधों की छोटी छोटी केयर करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो वो इसीलिए अपने पौधों पर इतना सा भी सूखापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान के घर गार्डन में तो दुनिया के सबसे महंगे महंगे पौधे प्लांट मौजूद थे, जिनकी देखभाल खुद अरमान किया करता था। और अभी भी अरमान बड़े ही प्यार से पौधों की छटाई ही कर रहा था, जिन्हें आस्था ने गलत समझ लिया। उसने सोचा कि शायद ये कोई घर में काम करने वाला नौकर है या माली है जो इस तरह से पौधों को काट रहा है। आस्था को इस बात के बारे में ख्याल ही नहीं रहा कि वो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो सूखे पौधों की छटाई कर रहा था। तभी अचानक आस्था को इस तरह से अपने सामने चटपट करता हुआ देखकर अरमान अपनी गहरी काली आंखों से उसे घूरने लगा था। तब आस्था उसकी ओर देखकर कहने लगी, हद है यार, एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मोन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि मुझे ही घूर कर देख रहे हो। अभी भी मौका है, वो मोन्स्टर 2 दिनों के लिए पेरिस गया हुआ है, तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और भाग जाओ यहाँ से। वैसे भी आस्था बहुत कम लोगों को ही सलाह देती है, अब तुम्हें मेरी सलाह लेनी है, लो वरना मत लो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी, अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैची प्रूनिंग नाइफ को फेंक दिया था और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। और आस्था उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी और उसके सीने से लगी हुई थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खोसा गया था, लेकिन अब आस्था अरमान की हद से पूरी तरह से हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर खींचने की। हाँ, एक मामूली से नौकर हो तुम, नौकर ही बनकर ही रहो, समझे तुम। एक तो मैं यहाँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम मेरे साथ ही ऐसी हद कर रहे हो। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी और गुस्से से आग बरसाते हुए कहने लगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की। आज तक मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात की नहीं है और तुम हो कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रही हो। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से में उसने जल्दी अरमान से अपना हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा सा पीछे खड़ी होकर कहने लगी, अरे वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं यहाँ तुम्हें उस बंदूक वाले मोन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो जो मुझे ही तरी दिखा रहे हो। अब अरमान आस्था की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया और कहने लगा, तरी, ये तरी क्या होता है। तब आस्था ने अपना एक हाथ सर पर मार लिया और सोचने लगी, लगता है उस खतरनाक बंदूक वाले मोन्स्टर ने घर में नौकर भी उसने अपने जैसे सदू ही रखे हैं। तो वो कहने लगी, तुम्हें तरी नहीं पता, तरी क्या होता है। देखो, तरी का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो, मेरे सामने ही टशन झाड़ रहे हो। अब जैसे ही आस्था ने अरमान को बड़े ही खुले शब्दों में तरी का मतलब समझाया, अरमान अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखने लगा। तभी अचानक आहान, जो कि आज कॉलेज से जल्दी लौट आया था, वो भी बिना किसी पार्टी में जाए आस्था के साथ टाइम बिताने के लिए वो जल्दी ही घर आ गया। और जैसे ही उसकी नज़र आस्था और अरमान पर पड़ी तो उसकी सिटी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो चुकी थी और जल्दी से दौड़कर वो वहां आ गया और उन दोनों के पास खड़े होकर लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगा। आस्था आहान को देखकर कहने लगी, अरे आहान जी, आप आ गए इतनी जल्दी, आपने तो बोला था आप रात को 8 बजे के बाद आएंगे। तभी आहान एक नज़र कभी अरमान को देख रहा था और फिर दूसरी नज़र से अपने सामने खड़ी हुई आस्था को देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, कल रात तो भाभी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि डर के मारे थर थर कांप रही थी। इतना ही नहीं, जब आज सुबह अरमान भाई की बातें हो रही थी तब भी वो भाई के नाम से भी कांप रही थी। लेकिन
अब तो यहाँ पर भाई की आंखों के सामने बिल्कुल शेरनी बनकर खड़ी हुई है। लगता है दादाजी ठीक ही सोच रहे थे कि अरमान भाई को अगर कोई सुधार सकता है तो सिर्फ आस्था भाभी ही ये काम कर सकती है। तभी अरमान गुस्से से घूरकर आहान को देखने लगा और कहने लगा, कौन है ये लड़की? तुम जानते हो इसे? और ये यहाँ क्या कर रही है? आहान इससे पहले कि कोई जवाब देता, आस्था तुरंत आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई और अरमान की ओर देखकर कहने लगी, अरे वाह, ये किस तरह से बातें कर रहे हो तुम अपने मालिक से? क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतनी सी भी तमीज नहीं सिखाई है कि किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से नहीं? और वो तुम्हारे मालिक है, क्या तुम अपने मालिक से इस तरह से बातें करोगे? हाँ। अब जैसे ही आहान ने आस्था की बातें सुनी तो उसने अपना हाथ अपने सर पर मार लिया और वो सारा मांजरा समझ गया कि आस्था को जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है और वो अरमान को कोई मामूली सा नौकर समझ रही है। आहान मन ही मन में आस्था के लिए दुआ करने लगा। आज उसकी प्यारी भाभी का इस घर में आखिरी दिन है। भले ही रात में भाभी गोली से बच गई हो, लेकिन अब तो अरमान भाई अपनी बंदूक की सारी गोलियां भाभी के भेजे में उतार देंगे, क्योंकि अरमान के सामने तो आज तक कोई भी खड़ा होकर ठीक से बात तक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो आस्था भाभी सीधे सीधे उसके भाई के आंखों में देखकर बात कर रही है। तब आहान आस्था को कहने लगा, आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि आपको इस वक्त अंदर जाना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपको सारी बातें समझाता हूँ। ऐसा कहकर उसने आस्था को वहां से अंदर जाने का इशारा किया, क्योंकि वो अरमान के सामने जानबूझकर आस्था को भाभी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे दादाजी की बातें याद थी कि अरमान को इस बात के बारे में नहीं पता है कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हुई है। तभी अरमान गुस्से से आहान की ओर घूर कर देखने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अरमान अपने गुस्से से अभी इसी वक्त आहान को जलाकर राख कर डालेगा। तभी आस्था आहान की ओर देखकर कहने लगी, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे मैं तो यहाँ पर इस पागल नौकर को ये समझा रही थी कि इस तरह से पौधे तोड़कर ना फेंके, उन पौधों को ना काटे, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मोन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तली पर तली दिखाई जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाए जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। अब जैसे ही आस्था ने अपने भोलेपन में ये सारी बातें आहान से कही, तभी आकाश ने कहा, अरमान तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव कहने लगा था, अरे कम से कम एक बार बात तो सुन लेते, वह वैसे इतनी मासूम है, वो इतना ज्यादा डरी हुई है तुम्हें देखकर, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनका हाथ घसीटकर इस तरह से हॉल में लेकर आने की? दादाजी कहने लगे, अरमान और कितनी गलतियां करोगे तुम, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। सभी अलग अलग तरीके से अरमान को डांट लगाए जा रहे थे। अब तक अरमान बुरी तरह से चिढ़ चुका था और हैरान हो चुका था कि अचानक से इन सब लोगों को हुआ क्या है। अरमान के सामने इन सब लोगों की जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन ये सभी एक अनजान लड़की के लिए उसे इस तरह से बातें क्यों सुनाए जा रहे हैं? अरमान जोरों से चिल्ला, बस कीजिए, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? और ये लड़की है कौन? क्यों आप सब लोग को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है? अरमान ने जैसे ही ये पूछा, उन सब को सांप सूंघ गया और वो एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे। तभी चारों के चारों दादाजी की ओर देखकर इशारे करने लगे। दादाजी समझ चुके थे कि वो सब उनसे क्या कहना चाहते हैं। उन सब का इशारे समझते हुए अब दादाजी अरमान के सामने जाकर खड़े गए और कहने लगे थे, ये आस्था है। आस्था अरमान सिंघानिया क्या? अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी और अचानक से ही अरमान ने अपनी 2 उंगली उठाकर अपने माथे पर रख दी थी और गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा था। अब तो वो चारों सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे, क्योंकि वो सब समझ चुके थे कि अरमान का गुस्सा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब वह इसी तरह की हरकत करता है। दादाजी देख चुके थे कि अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तब वह अरमान की ठीक सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा होगा और अजीब भी लग रहा होगा,
हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी शादी प्रियंका से तय की थी, लेकिन हुआ ये कि शादी वाले दिन ही प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई। तब हमने मजबूरी में प्रियंका की ही कजिन आस्था को शादी करने पर मजबूर किया और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे मंडप में बैठा दिया। अब अरमान गुस्से से लाल सुर्ख आंखों से अपने दादाजी को घूरने लगा। दादाजी फिर अरमान की ओर देखकर कहने लगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया उस वक्त खानदान की इज्जत को बचाने के लिए किया। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो अरमान, इस तरह गुस्सा करने से सिचुएशन बदल नहीं जाएगी। तभी अरमान अपने सर पर 2 से 3 बार टेप करते कहने लगा, आपने गलती कर दी दादाजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था दादाजी, कम से कम ऐसा कुछ करने से पहले आपको मुझे एक इस बारे बताना चाहिए था। आपने गलती कर दी दादाजी, गलती कर दी। ऐसा कहकर अरमान सोफे पर लेटी हुई बेहोश आस्था को गुस्से भरी नजरों से देखता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अरमान अपने कमरे में गया, अचानक से उसके कमरे में से सामान के टूटने फूटने की आवाज आनी शुरू हो गई। अब तो वह चारों के चारों हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगे और कहने लगे, दादाजी अब क्या किया जाए, अरमान भाई का गुस्सा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बेजान चीजों को तोड़फोड़ कर उनका नक्शा बिगाड़ देते हैं। अभी पिछले महीने ही तो उनका कमरा रिनोवेट किया गया था, सारी चीज इम्पोर्टेंट विदेश से मंगाई गई थी और अब इतनी जल्दी सारा सामान तोड़ा जा रहा है, तो मतलब एक बार फिर से हमें रिनोवेशन टीम को बुलाना होगा। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, दादाजी उसकी ओर देखकर कहने लगे, अपनी फालतू की बकवास बंद कर नालायक, और ध्रुव की ओर देखकर कहने लगे, वाकई डॉक्टर है या नहीं, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है बहू कब से बेहोश पड़ी हुई है, जाकर उसका इलाज क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा कहकर दादाजी ध्रुव को गुस्सा करने लगे। ध्रुव जल्दी से आगे आया और कहने लगा, सॉरी दादाजी। वो अरमान भाई को गुस्से में देखकर मेरा तो दिमाग ही फ्रीज हो गया, भाभी की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऐसा कहकर जल्दी ही वो आस्था को चेंज करने लगा। ध्रुव ने जल्दी ही आस्था को चेक करके एक इंजेक्शन दे दिया और दादाजी की ओर देखकर कहने लगा, दादाजी घबराने वाली कोई बात नहीं है, भाभी केवल डर की वजह से बेहोश हुई है, अभी थोड़ी देर में होश भी आ जाएगी। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, दादा जी ने राहत की सांस ली। तभी अचानक अरमान के कमरे से उन्हें बंदूक के फायर करने की आवाज सुनाई देती है। आस्था की सच्चाई जानकर क्या होगा, अरमान का रिएक्शन जानने के लिए सुनिए होटलेस हस्बैंड का अगला एपिसोड।